हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय बैच में एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर 4 के बारे में। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग की थी और हमने शुरू कर दिया था कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। ठीक है भाई, सब लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, मैं ऐसा मान ले रहा हूँ और हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे। हम लोग की फैमिली भी बड़ी हो रही है, ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच रही होगी, तुम लोग स्प्रेड कर ही रहे होगे, मैं ऐसा मान लेता हूँ। और हम लोग ऑर्गेनिक ग्रोथ पे ही हैं, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग कम देख रहे हैं, धीरे धीरे समय आएगा जब लोग जागेंगे तब देखेंगे, ऐसा लगता है मेरे को। डाउट पूछने के लिए आस्क डेक्स्टर कैंप पे टेलीग्राम पे तुम मेरे को मैसेज ड्रॉप करो, मैं एक आध दिन में आंसर कर ही दूंगा। अब मैंने उसकी टाइम लिमिट भी बढ़ा दी है, 7 दिन कर दी है, तो उस पर बेकार की बात यार मत करो कोई, ये ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो मैं फिर वो जो भी बेकार की बात करेगा उसे मैं वहाँ से एलिमिनेट कर दूंगा ग्रुप से, तो ठीक नहीं रहेगा वो, है ना। तो बेटर है कि उस पर काम की बात करो, डाउट पोस्ट करो और एक दूसरे के डाउट सॉल्व करो यार। वो जो एक का डाउट है वो दूसरे के लिए भी तो अच्छा क्वेश्चन हो ही सकता है ना, उसे सॉल्व करके बताओ, एक दूसरे की मदद करो सब लोग, है ना। और जैसे ही मेरे पास तक आएगा डाउट, मैं भी उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, जल्दी से जल्दी आंसर भेजने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आज के डिस्कशन को आगे से बढ़ाने से पहले हम लोग अपनी वेबसाइट के बारे में बता देते हैं फिर से, जो लोग पहली बार आज देख रहे हैं उनके लिए, कि dextercam.in पे जाके वो अपने कोर्स पे क्लिक करके कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ से लेक्चर नोट्स और प्रॉब्लम शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है, ठीक है। वो वेबसाइट पे डायरेक्ट कर देगी, वहाँ से डाउनलोड हम लोग कर पाएंगे। हम लोग लास्ट क्लास में जो बात कर रहे थे, हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को कन्वर्ट कर लिया था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आर थीटा फाई में, या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने कन्वर्ट कर लिया था। और हम लोगों ने ये बात की थी कि जो आर वेक्टर है वो जेड एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाएगा और उसका हम एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन लेंगे। याद आ रहा है ये बात कि एक्स वाई प्लेन में क्या लेंगे, प्रोजेक्शन लेंगे। प्रोजेक्शन आ जाएगा आर साइन थीटा और उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाई आएगा। ये बात समझ में आनी चाहिए, ये सबको समझ में आ रही होगी। आज बहुत मुश्किल लेक्चर होने वाला है, बड़ा होने वाला है, तो थोड़ा सा धैर्य रखना। मुश्किल बात करूँगा क्योंकि ये तुमने कितने लोग कमेंट करके बता रहा कि उनके कोचिंग में, स्कूल में या कहीं पे भी उन्होंने ये बात पहले से पढ़ रखी थी और ये तो हमें आता था पहले से, ये बताना। और एडवांस का क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा कि जो आया है इस टॉपिक से 2017 में, ठीक है। और तुम्हें उसके बारे में कितनी जानकारी है ये भी चेक कर लेंगे, ठीक। तो आर थीटा फाई में हमने कन्वर्ट कर लिया था। आर क्या था, रेडियस वेक्टर था और इसका जेड एक्सिस का एंगल थीटा था। और आर वेक्टर का एक्स वाई प्लेन पे हमने जो प्रोजेक्शन लिया था वो हमने लिया था आर साइन थीटा, और जो प्रोजेक्शन वेक्टर था वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा था फाई, ठीक। तो अगर हमसे कोई मैथमेटिक्स पूछे और ये कहे कि आर थीटा फाई की डोमेन बता दो क्या होगी, तो आर की डोमेन क्या होगी हमें ये बतानी है। तो आर की डोमेन क्या होगी, आर बिलोंग्स टू, आर जीरो से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। जीरो का मतलब है कि वो न्यूक्लियस पे होगा और इन्फिनिटी का मतलब है कि वो आयनाइज हो जाएगा। जीरो का मतलब क्या है, न्यूक्लियस पे, और इन्फिनिटी का मतलब है कि आयनाइज हो गया। और दोनों ही केस में ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि दोनों ही पोजीशंस अचीवेबल नहीं हैं। इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस पे नहीं हो सकता है और कभी भी इन्फिनिटी पे नहीं हो सकता। ये तो सिंपल थी। अब अगर हमें थीटा की डोमेन लिखनी हो तो थीटा की डोमेन जरा कमेंट करके बताना कि थीटा की डोमेन हम कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं। थीटा की डोमेन देखो लिखने के लिए अगर तुम कमेंट करो, मैं एक सेकंड वेट कर लेता हूँ, कमेंट करके जल्दी बताओ यार, लाइव जैसी फील आनी चाहिए। वन गो में लेक्चर देखा करो, मज़ा आएगा ज़्यादा, है ना। कि थीटा की डोमेन हमें कहाँ से कहाँ तक लिखनी है। अब थीटा और फाई में हम देखें अगर ध्यान से, तो हम ये सोचना पड़ेगा कि हमें स्फीयर बनाना है। स्फीयर कैसे बनता है, स्फीयर के बारे में सोचना शुरू करो जरा कि स्फीयर कैसे बनता है। स्फीयर क्या है, एक कॉन्सेंट्रिक डिस्क का अलग अलग रेडियस का एक क्या है, लोकस है। कॉन्सेंट्रिक डिस्क होगी जिससे सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। अगर हम कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ले लेंगे तो हॉलो स्फीयर बन जाएगा। तो होगा क्या कि ये जेड एक्सिस है, यहाँ पे एंगल देखो हमने क्या लिया, जेड एक्सिस ली और यहाँ पे एंगल ले लिया आर का। तो आर जीरो होगा तो एक ऐसे करके घूमेगा। प्लेन में देखो ये कैसा घूम रहा है, पूरा 360 डिग्री घूम रहा है। प्लेन में कैसे घूम रहा है, 360 डिग्री घूम रहा है। फिर हमने थीटा लिया और इसे यहाँ पे कुछ घुमाया, फिर हमने क्या लिया, 60 डिग्री लिया और फिर इसे पूरा रोटेट किया। ध्यान से देखना भाई कि तुमसे स्फीयर बन पा रहा है। और फिर जब तुम 90 डिग्री तक आओगे तो पूरा एक हेमी स्फीयर बन चुका होगा। ऊपर से लेके यहाँ तक आ गए तो एक हेमी स्फीयर बन गया होगा। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक आ गया, थीटा आ गया 0 से π/2, और ऐसे ही नीचे जाओगे तो 0 से पाई तक आ पाएगा। बात मेरी समझ में आई या नहीं है ये बताना जरा।
कि 0 से पाई तक हो पाएगा, क्योंकि 0 से π/2 तक हेमीस्फीयर बन जाएगा, और हेमीस्फीयर के बाद हम सॉलिड स्फीयर जब पूरा बनाएंगे तो हमें पाई तक जाना पड़ेगा, और XY प्लेन में हमेशा जो फाई है वो 0 से 2π तक घूम रहा है, 0 से 2π तक घूम रहा है। तो ये r, थीटा और फाई की डोमेन्स है। ठीक है, मतलब अगर हम इसे ऐसे देखें कि अगर हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बना दें इसे छोटी छोटी, तो देखना अगर हम इसे 3D डायग्राम की तरह विजुलाइज कर पाओगे तो बताना भाई, कि अगर हम इसे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बना दें, थोड़ी सी इसे सही कर देते हैं ड्राइंग को, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बना देते हैं एलिप्स। ठीक, तो क्या होगा, एक एक्सिस होगी z एक्सिस, इसके साथ एक वेक्टर लिया होगा हमने, क्या पहले यहाँ पे एंगल लिया होगा क्या, थीटा, देखते रहना भाई, यहाँ पे एंगल लिया होगा क्या, θ1, फिर यहाँ के लिए एंगल लिया होगा कुछ θ3, यहाँ के लिए एंगल लिया होगा θ4। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, बन जाएगा कम, पूरा एक स्फीयर बन जाएगा, 90 डिग्री तक हम पहुँच जाएंगे, और 90 के बाद हम फिर से इसी को रिपीट कर देंगे तो हम लोग पूरा स्फीयर बना पाएंगे। ये भाई ध्यान रखना कि सर्किल क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, वो सर्किल की डेफिनेशन पता ही तुम्हें, स्फीयर क्या है, कॉन्सेंट्रिक डिस्क का एक लोकस है, कि एक छोटी सी डिस्क रखी, फिर उसके ऊपर बड़ी, फिर उसके ऊपर बड़ी। इमेजिन करो कि एक छोटी डिस्क रख रहा हो, फिर उसके ऊपर बड़ी, फिर उसके ऊपर और बड़ी, फिर उसके ऊपर और बड़ी, तो क्या होगा, एक हेमीस्फीयर बन के तुम्हारे पास तैयार हो जाएगा, और फिर फाइनली तुम पूरी बॉल को या स्फीयर को बना पाओगे। आई होप मेरी बात क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रही होगी। मुश्किल बात करूँगा, पहले ही कह चुका हूँ। तो अब हमें r, θ, फाई की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, हमें r, θ, फाई की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि IIT ने 2017 में ये क्वेश्चन पूछ लिया। 2017 में जो क्वेश्चन पूछा, जरा देखना उसे ध्यान से, कह रहा था वेव फंक्शन साई NLM, अगर कम दिख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये मतलब नोट से उठा के देख लेना, इज अ मैथमेटिकल फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट r, θ एंड फाई। जिसने r, θ, फाई नहीं सुना था उसने सवाल को देखते ही छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगा कि ये तो हमारे समझ से परे है बात। इसलिए मैं पढ़ाता हूँ आगे की, मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं बहुत रिलेवेंट पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इस बात का मतलब समझ शायद 1 साल में आए, हो सकता 2 साल में आए, हो सकता तुरंत तुम रियलाइज कर पाओ कि r, θ, फाई की हमें ज़रूरत। जब मैंने ये पढ़ाया तो उसके 2 दिन बाद ही ये सवाल आया, मैं 11th में पढ़ा रहा था और 2 दिन बाद 2017 में ये क्वेश्चन आ गया। लोगों ने मेरे से पूछा भी कि इतना कठिन क्यों पढ़ा रहा, अभी तो पता लगेगा मैं कितना कठिन पढ़ाऊँगा। ठीक, ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर characterized by the quantum numbers n, l and m. Here r is the distance from the nucleus, theta is the co-latitude and phi is called the azimuth. तो ये नाम पढ़ते ही लोगों का दिमाग चकरा गया, और 3x3 की मैट्रिक्स थी तो इसे देख के ही लोगों ने गिव अप कर दिया और सवाल को लगाया नहीं। ठीक है, लोग यही करते हैं जनरली, सवाल देखते हैं छोड़ देते हैं। सवाल देख के छोड़ना तो आसान काम है ना यार, कि हमें समझ ही में नहीं आ रहा है। अब हुआ क्या, मैं इस सवाल को बाद में लगाऊंगा, पहले इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमने साई को लिख लिया था x, y, z को हमने कन्वर्ट कर लिया साई r, θ और फाई। ठीक, फॉर अ गिवन रेडियस, r, तो r अगर हमने गिवन रेडियस ले लिया तो r क्या हो गया, r फिक्स हो गया, r क्या हो गया, फिक्स हो गया। अच्छा, r, θ और फाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। कैसे वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, रेडियस वेक्टर का θ और फाई से कोई लेना देना नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इस बात को भी कि r इज एन इंडिपेंडेंट variable from theta and phi, so psi can be splitted into product of टू फंक्शंस। अगर कोई फंक्शन इंडिपेंडेंट होते हैं तो हम उन्हें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। मुश्किल बात होने वाली है, पहले से बता रहा हूँ, तसल्ली से सुनना, पूरा लेक्चर सुनोगे तभी मेरी बात समझ में आएगी, और पूरी समझ में आ गई तो तुम मतलब 4-5 बार देखना पड़ेगा यार, है ना, तब जाके सेट बैठेगा। तो साई हमने r, θ और फाई जो लिया था, अब हमने उसे स्प्लिट करके लिख लिया r, nl, r और
इंटू वाई एम एल थीटा एंड फाई, ठीक, वेयर n is called principal quantum number, n is called principal quantum number। भाई जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी उसकी खास बात ये थी कि उससे 3 क्वांटम नंबर डेराइव हो जा रही थी, कौन कौन सी, n, l और m, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर डेराइव नहीं हो पा रही थी, किससे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। तो स्पिन के लिए कहानी अलग है, वो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये बात यहीं पर करते हैं कि आर एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और एम क्या है, एम हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ठीक, ये हमारी क्वांटम नंबर्स हैं। तो जो आर एन एल आया है, अब इसमें दो फंक्शन बन गए, आर एन एल, आर एन एल, आर को हम कहते हैं रेडियल वेव फंक्शन। क्या कहते हैं, रेडियल वेव फंक्शन। क्या कहते हैं इसे, रेडियल वेव फंक्शन। और वाई एम एल थीटा और फाई को हम कहते हैं स्फेरिकल वेव फंक्शन। स्फेरिकल वेव फंक्शन या स्फेरिकल वेव फंक्शन की जगह एंगुलर वेव फंक्शन कहते हैं, एंगल्स में डालें तो एंगुलर वेव फंक्शन लिख देते हैं इसे, या फिर इसे कहते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स। अब मैं लिख के पढ़ाऊंगा तो लेक्चर की लेंथ अपने आप बढ़ जाएगी, तो मैं दिखाई दे रहा होगा, स्फेरिकल हार्मोनिक्स। तो जो लोग कह रहे थे सर लेक्चर की लेंथ, अब एक चैप्टर मैंने तय किया, लिख के ही पढ़ाऊंगा चाहे कितने दिन लगें, एक तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। केमिकल काइनेटिक्स पूरा लिख के पढ़ाऊंगा धीरे धीरे आराम से, ठीक। जो पार्ट लिखने का है वो ऑर्गेनिक तो पूरी लिख के ही पढ़ाऊंगा यार, कोई ऑप्शन नहीं, ऑर्गेनिक लिख के लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, तो मैं तो ऑर्गेनिक तो केवल क्वेश्चन लिख के लाऊंगा, ऑर्गेनिक पूरी सॉल्व करेंगे हम लोग तसल्ली से, ठीक। तो ये एंगुलर वेव फंक्शन और स्फेरिकल वेव फंक्शन पता लग गया हमें। अब आगे बात करते हैं, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ हमें। हमने क्या किया, जो हमारे पास हैमिल्टोनियन था, हैमिल्टोनियन हमारे पास ये था, इसका डेरिवेशन करने से ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये आसानी से की जा सकती है ना। ये मतलब ये बिल्कुल एसएचएम तुम पढ़ोगे तो उससे ड्राइव कर देती है, और कोचिंग वाले यही करते हैं जनरली, स्कूल वाले भी यही करते हैं कि वो ड्राइव करा देते हैं, उससे कोई तुम्हें समझ डेवलप नहीं होगी उसकी, हमें समझ डेवलप करनी है। तो ये क्या है, ये हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब इस ऑपरेटर को हम अगर हम ऐसे लिखते तो क्या लिखते थे, एस आई इक्वल्स टू ई साई लिख रहे थे सर। हम इस ऑपरेटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर में। किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर। लाप्लासियन ऑपरेटर इज नोन एज नेवला स्क्वायर। इसे क्या कहते हैं, नेवला स्क्वायर कहते हैं। किसी ने सुना तो पहले बताना मेरे को। ग्रीक अल्फाबेट है, अल्फा बीटा गामा, वैसे नेवला भी होता है, नेवला स्क्वायर है, डेल्टा नहीं है। डेल्टा, ये डेल्टा होता है, ये नेवला है, ठीक है, उल्टा बना हुआ डेल्टा। तो लाप्लासियन करने से ये इक्वेशन सरल हो जाती है। कैसे हो जाती है, तो इस इक्वेशन को लिख देते हैं। लाप्लासियन में कन्वर्ट करने के बाद क्या इक्वेशन आएगी, ये आ जाएगी माइनस एच कट अपॉन 2 म्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर, 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर प्लस 1 अपॉन साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डेल 2 ओवर डेल फाई स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक पहुँच गया। ये है लाप्लासियन। इसके आगे लगाएंगे साई। अगर इसे मैं थोड़ा सा किनारे और कर लूँ अपनी सुविधा से, ठीक है,
इसे करूँ साय इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस, इसमें अगर हम वैसे ही लिख दें पूरी, प्लस जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है द फंक्शन ऑफ आर साय इज इक्वल्स टू ई साय। तो ये एस आई इक्वल्स टू ई साई हो गया। अब तुम कहोगे सर जो छोटा ऑपरेटर था आपने उसे इतना बड़ा कर दिया, इसे हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, और ये कन्वर्ट करने के लिए मैथमेटिशियंस चाहिए, हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। हम ये मान लेते हैं कि भगवान ने हमें दिया और हम इसका यूज़ करेंगे कैसे भी करके, ठीक है, इसका यूज़ करेंगे। ये कैसे आया इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसे यूज़ कैसे करेंगे। अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये तो और विशाल का हो गया, और इसे बिल्कुल नहीं रटना है, याद नहीं रखना है। आई एम सेइंग रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि इसे याद नहीं रखना है, यू नीड नॉट टू रिमेंबर दिस, बस ये समझने के लिए ज़रूरी था इसलिए लिखा गया, ठीक। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये लंबा हो गया। एच कट की वैल्यू हम पहले से जानते हैं, एच कट क्या होता है, एच कट की वैल्यू क्या होती है बताओ भाई, कमेंट करो जल्दी से। एच कट की वैल्यू क्या होती है, एच अपॉन 2 पाई होती है, और म्यू जो है म्यू इज कॉल्ड रेड्यूस्ड मास। रेड्यूस्ड मास कैसे लिखते हैं कि 1 म्यू इज इक्वल्स टू 1/m1 प्लस 1/m2, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों के मास का हम एवरेज निकाल लेंगे तो उससे रेड्यूस्ड मास आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या करें, देखना जरा ध्यान से, अब इसे छोटा कर रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई बिल्कुल। ये इक्वेशन यहाँ तक कॉपी में लिख लो पहले, क्योंकि मैं तो स्क्रॉल कर दूंगा तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। इसे लिख लो कॉपी में, मैं 1 सेकंड के लिए रुक भी जाऊँगा, यहाँ पर लिख लो आराम से। तो मैं मानता हूँ तुमने पॉज करके लिख लिया होगा, और लिख लिया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो लिख ले फॉर अ फिक्स आर, फॉर अ फिक्स वैल्यू ऑफ आर एंड फिक्स वैल्यू ऑफ थीटा। अभी हम मान ले रहे हैं कि वो पार्टिकल ऑन ए रिंग है। पार्टिकल कहाँ है, ऑन ए रिंग है, एक गिवन रेडियस की रिंग पे पार्टिकल मूव कर रहा है जिसके फाई कोऑर्डिनेट ही बदल रहे हैं, आर और थीटा फिक्स है। तो अगर आर और थीटा फिक्स है तो मैं इस इक्वेशन को क्या यहाँ से कॉपी कर लूँ तुम्हें जिससे दिखाई दे, इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखा जल्दी से लिख गई। अगर आर फिक्स है तो तुम ये बताओ किसी भी फिक्स नंबर का डिफरेंशियल क्या होता है, 0। तो ये टर्म कितना हो गया, 0। अगर थीटा फिक्स है तो उसका डिफरेंशियल कितना होगा, 0। तो ये नंबर भी कितना हो गया, 0। तो जो बचा हुआ है वो फंक्शन क्या बचा, जरा ध्यान से देखना, माइनस एच कट बाई 2 म्यू 1/sin² थीटा, जो कि फिक्स नंबर है, del 2/del फाई स्क्वायर, और ये फाई को हम कैपिटल फाई लिख देते हैं अब, इज इक्वल्स टू ई माइनस वी एज अ फंक्शन ऑफ आर और कैपिटल फाई। ये सिंपल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो 12th में तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ी होगी। तो इसके सॉल्यूशंस जिन्होंने पढ़ रखी है मैं उनके लिए बता देता हूँ कि इसके सॉल्यूशंस e⁻⁶ थीटा के टाइम के आते हैं, और जो फाई है वो हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बताना भाई, एक बार वीडियो देख के लोगों को भेजना कि ये लेक्चर मतलब मैं इतना भारी पढ़ा सकता हूँ, मैं तो बहुत सिंपल सिंपल बात बताता हूँ जिससे तुम तंग ना हो। लेकिन ज़रूरत थी क्योंकि आईटी ने एडवांस में क्वेश्चन पूछा, इसलिए मेरे को ये पढ़ाना पड़ रहा, मैं डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ नॉलेज का, है ना। तो क्या है, इससे हमने क्या मिला, इसे हम जब सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन gives us magnetic quantum number। हमें इसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मिल जाएगी, ठीक। सिंपल सी बात है, बात मेरी समझ में आनी ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है ना आने का, समझ में आनी ही चाहिए सबको बातें, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाला ही, बाकी प्रिंसिपल और एजीम्यूथल हम निकालेंगे नहीं, तुम्हें तंग नहीं करेंगे, ठीक है। निकाल सकते हैं लेकिन नहीं निकालेंगे। तुम्हें समझ में आ रहा कि कहानी क्लिष्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स लगेगी, और उतनी मैथमेटिक्स हम लोगों को आती नहीं, हम लोगों का मतलब तुम्हें नहीं आती है ना, तो फिर इसे सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसे यहीं पे छोड़ देते हैं। हमें क्या पता लगा, हमें जो पढ़ना है वो हमें रेडियल वेव फंक्शन के बारे में पढ़ना है, स्फेरिकल वेव फंक्शन के बारे में या स्फेरिकल हार्मोनिक्स के बारे में नहीं पढ़ना है।
तो हम ऐसा मान लें कि हमने श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व कर ली और रेडियल वेव फंक्शंस हमने उनसे डराइव कर लिए हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए। हमने क्या करा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व कर ली है, उससे रेडियल वेव फंक्शन ड्राइव कर लिए हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए। इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो लिख लेते हैं इस बात को कि लेट अस assume that we have solved the Schrödinger equation देखो लिखूंगा तो टाइम लगेगा ही, and we get the results for radial wave functions as follows। ये तुम्हें बिल्कुल ही रटने नहीं है लेकिन फिर भी पता होने चाहिए। तो जो रेडियल वेव फंक्शन है वो 1,0 लिखा है, यानी कि इसका मतलब है कि ये किसके लिए है, ये R1s का है। रेडियल वेव फंक्शन इसकी वैल्यू जो है 2 इंटू जेड बाई ए नॉट की पावर 3/2 ई टू द पावर माइनस जेड आर बाई ए नॉट है। ठीक, वेयर जेड इज न्यूक्लियर चार्ज एंड ए नॉट इज बोर्स रेडियस। ठीक है, बोर्स रेडियस हो गई। इसी तरह से अगर हमें 2s का वेव फंक्शन मिल जाए, अगर इसी तरह से, चलो 1s को पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब हमें ये पता है कि 1s का जो वेव फंक्शन आया, वेव फंक्शन हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये हम जानते हैं। वेव फंक्शन डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन बट इट्स स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो हम पहले 1s का ग्राफ बनाते हैं, 1s वर्सेस r का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो R1s r वर्सेस r का ग्राफ प्लॉट किया। अब जब ये ग्राफ प्लॉट करोगे भाई लोग, जरा ध्यान से देखना है ना, जब ये ग्राफ प्लॉट करोगे तो जब r की वैल्यू 0 डालेंगे, जब r की वैल्यू कितनी डालेंगे, 0, जब r की वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या होगा, जब r की वैल्यू 0 डालेंगे तो e की पावर 0 हो जाएगी, e की पावर 0 यानी कि 1। तो ये z की वैल्यू यहाँ पे फॉर हाइड्रोजन एटम लगवाना लेते हैं, फॉर h एटम, फॉर h एटम z की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये नंबर केवल बचेगा, यही नंबर बचेगा केवल, देखना जरा भाई, जब r की वैल्यू 0 डाली तो e टू द पावर 0 हो गया और ये नंबर बचा। और फिर e टू द पावर माइनस x का ग्राफ हम मानते हैं कि सबको आता है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व होगा। तो r की वैल्यू किसी एक पॉइंट से शुरू होगी और एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व होगा। ठीक, और इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा। सिंपल है बात, ये बात कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो आसानी से बात समझ में आनी चाहिए। तो R1s वर्सेस R का ग्राफ बना पाए कि नहीं बना पाए यार। R1s R वर्सेस R का ग्राफ हमने बना लिया, जिसमें R की वैल्यू 0 डालने से क्या हुआ कि ये 2 इंटू जेड बाई ए नॉट की पावर 3/2 आ गया ये। ठीक, अब आगे बात करते हैं। अब हमें रेडियल वेव फंक्शन, हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं इस बात को कि रेडियल वेव फंक्शन हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। लिख देते हैं रेडियल या वेव फंक्शन डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, does not have any physical significance, but its square gives us the probability density। तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, तो हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिखी, तो हमने लिखा r स्क्वायर 1s r की वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, z बाई ए नॉट की पावर
3 हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस 2 ZR बाई ए नॉट हो जाएगा। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर का, ये किसका ग्राफ है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर, डिस्टेंस का। तो क्या होगा, जब देखो आर को इसमें भी 0 डालोगे तो ये नंबर 0 हो जाएगा, और z इक्वल्स टू 1 है, z इक्वल्स टू क्या ले लिया 1, तो r को जब भी 0 डालोगे तो ये नंबर तो हो जाएगा 0 और ये कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। तो क्या होगा कि जो ग्राफ होगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग तो होगा, लेकिन इस बार उसका स्लोप ज़्यादा होगा, स्टीपनेस ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि फंक्शन स्क्वायर हुआ है और किसी नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो उसमें स्टीपनेस बढ़ेगी, धनुष का ऐसे खींच देंगे। स्लोप क्या होगा, पहले वाले का स्लोप कुछ ऐसा आ रहा था और इसका स्लोप देखो ऐसा है, ऐसे खींच दिया नीचे पकड़ के। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये कह रहा है कि जब न्यूक्लियस पे देखी तो न्यूक्लियस पे मैक्सिमम आई, जो कि पॉसिबल नहीं है, न्यूक्लियस पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम नहीं हो सकती। तो फिर हमें एक नए शब्द की ज़रूरत पड़ी, किसकी? प्रोबेबिलिटी की। किसकी ज़रूरत पड़ी? प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी क्या थी? ये सब बात हो चुकी है। प्रोबेबिलिटी क्या थी? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर हम पी आर डी पी आर लिखें तो हम लिखेंगे क्या? आर स्क्वायर 1s r इंटू 4πr² dr लिखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम क्या था? 4πr² dr था। ये तो हमने समझाया था लास्ट क्लास में, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाएं तो ग्राफ ऑफ प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर कैसे बनाएंगे? प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर का बनाएंगे तो P1SR वर्सेस आर लिख दें। अच्छा, इस फंक्शन को अगर हम देखें dP1SR को अगर हम देखें तो ये क्या लिख देंगे यहाँ पे? 4 इंटू जेड बाई ए नॉट की पावर 3 इंटू ई टू द पावर माइनस 2 ZR बाई ए नॉट इंटू 4πr² dr। जब r की वैल्यू इस फंक्शन में 0 डालोगे, देखना भाई जरा ध्यान से, r की वैल्यू अगर इस फंक्शन में 0 डालेंगे तो ये फंक्शन पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो r की वैल्यू 0 डालने से फंक्शन 0 हो जा रहा है और फिर एक बार वो r स्क्वायर को डोमिनेट करता हुआ ऊपर जाएगा और फिर टिप ऑफ होके नीचे आएगा। तो ये कर्व ऐसा बन गया। इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हुई और ये डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। ये क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एट ए डिस्टेंस r। तो ये कर्व बन गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक, अगर हम ये काम 2s के लिए करें, बात मेरी समझ में आ रही? सब लोग कमेंट करके बताना यहाँ तक साथ में हो कि नहीं हो। मुश्किल बात थी, मैं पहले ही बता रहा था, लेक्चर दुखी करने वाला वो। ज़्यादा कंटेंट पढ़ाऊंगा तो फिर मतलब कष्ट तो होगा ही। थोड़ा कंटेंट ही है जो मेरे को लगता है कि तुम्हारे काम आएगा। सवाल भी तो लगाना एडवांस वाला। तो अगर हम 2s के लिए बात करें, ठीक, फॉर 2s ऑर्बिटल के लिए जो वेव फंक्शन है r2sr यानी कि r2,0 r इज इक्वल्स टू है 2 इंटू जेड बाई ए नॉट की पावर 3/2 1 माइनस ZR बाई 2a नॉट e टू द पावर माइनस ZR बाई 2a नॉट। ठीक, ये 2s का फंक्शन है। अब अगर हमें इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है तो r2s वर्सेस r का ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखो जरा बनाते हैं इस ग्राफ को।
ध्यान समझना भाई, 11th वालों को खासकर मुश्किल लगेगी थोड़ी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तुम मैथ सीखते जाओगे सवाल इजी हो जाएंगे, बिल्कुल हार्ड नहीं है, इजी है। ठीक, तो R2S R का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हम क्या करेंगे, R को 0 डालेंगे। जब R को 0 डालेंगे तो ये नंबर 0 हो जाएगा, ये नंबर 1 हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट नंबर आएगा। फिर क्या होगा, R की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी ये नंबर e⁻⁻x की वजह से ग्राफ नीचे आता जाएगा, और एक पोजीशन पर्टिकुलर तब आएगी जब R की वैल्यू ZR/2a0 की वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, यानी कि R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a0/z हो जाएगी। R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a0/z हो जाएगी। जब 2a0/z होगी तो ये कर्व क्या होगा, निगेटिव में चला जाएगा, और निगेटिव में जाता जाएगा जब तक, और फिर कभी ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि इस इक्वेशन का कोई और रूट नहीं है। इस इक्वेशन का केवल एक रूट है। 12th प्लस वाले तो मेरी बात आसानी से समझ रहे होंगे कि इस इक्वेशन का केवल एक रूट है। तो जब ये एक बार डिप करेगा तो फिर वापस लौट के नहीं आएगा। तो हम इसे कर्व को ऐसे बनाएंगे कि ये नीचे गया, कट किया, और ये फिर ऊपर आने की कोशिश तो करेगा लेकिन कभी आ नहीं पाएगा, और इस पॉइंट की वैल्यू होगी 2a0/z, यहाँ पे r होगा, ये z है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, वेव फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। 2a0/z पे वेव फंक्शन कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, अब 0 वो पोजीशन है जब वेव फंक्शन 0 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी 0 होगी। उस जब कोई नंबर 0 है तो उसका स्क्वायर भी 0 होगा, और उसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने पे भी 0 होगा। तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 आती है उस पॉइंट को कहते हैं नोड। जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 आती है उस पॉइंट को कहते हैं नोड। तो लिख लेते हैं नोड क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात है हमारी। नोड क्या है, नोड के बारे में लिख लेते हैं। बाल दिक्कत कर रहा है यार। ठीक, नोड क्या है, लिख लेते हैं नोड इज द स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी of finding an electron is 0। ठीक है, अब जब हम R² वर्सेस R का ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अगर हम R² वर्सेस R का ग्राफ बनाएं तो क्या हो जाएगा, R² 2s R की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, फंक्शन का स्क्वायर करना। देखो जरा ऊपर z/a0 की पावर, मेरे को तो याद है, तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 1 - ZR/2a0 का स्क्वायर e⁻−ZR/a0 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इतना बचेगा। इसका वर्सेस R का ग्राफ बनाना तो कैसा बनाएंगे, देखना जरा भाई। तो R2s R वर्सेस R का ग्राफ कैसा बनेगा। अब ये ग्राफ नीचे तो आएगा, लेकिन कोई भी स्क्वायर नंबर हमें पता है क्या होता है, 0 नहीं हो सकता। तो ये नीचे आया और फिर यहीं से ये घूम के ऊपर चला जाएगा और इस तरह से बनेगा। और इस पॉइंट की वैल्यू फिर से यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नोड आएगा। मेरी बात समझ में आनी चाहिए। देखो यार, कम लोग देखेंगे, हो सकता है कभी ना कभी तो कोई ना कोई देखेगा, और जो भी देखेगा एक बार वो रुक के सोचेगा ज़रूर कि क्या हमने इतना ही डिस्कशन किया था डिटेल में, क्या हम लोगों ने सवाल लगाने की कोशिश की थी। R θ को पढ़ा था, R को कैसे स्प्लिट किया गया, क्यों स्प्लिट किया गया, क्योंकि R इंडिपेंडेंट वेरिएबल था इसलिए स्प्लिट कर पाए, अदरवाइज स्प्लिट नहीं कर पाते। अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बनाना हो तो P ऑफ 2s R वर्सेस R का ग्राफ अगर बनाना हो तो मैं अब मल्टीप्लाई करके ना लिखूं, डायरेक्टली बनाने की कोशिश करूं। तो P2s R वर्सेस R का ग्राफ कैसा बनेगा। अब R इक्वल्स टू 0 पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी, एक बार मैक्सिमम होगी और एक बार फिर से नोड आएगा, फिर ये बढ़ेगा और कुछ इस तरह का कर्व बन जाएगा इसमें। तो इसमें क्या आ गया, एक नोड आ गया, ये क्या आ गया, नोड आ गया यहाँ पे। ठीक है, सिंपल बात है, समझ में आनी ही चाहिए, कोई इसमें इफ बट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 3s का बनाएंगे तो जैसे 1s में कोई नोड नहीं आ रहा था, 2s में एक नोड आया, 3s में 2 नोड आएंगे।
तो उसमें जो लीनियर इक्वेशन बन रही थी उसमें कुछ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसे लिखने की मैं ज़रूरत नहीं समझता, आगे मैंने स्लाइड्स में लिख रखी है, वहाँ से हम लोग ये बात समझ पाएंगे। ठीक है, ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक दो स्लाइड तुम्हारे लिए छोड़ दी वर्किंग स्पेस, और ये मैंने कुछ फिगर्स पहले से ड्रॉ करके रखे हैं, इनपुट लिए हैं मेरे मास्टर्स के नोट से। तो मतलब सर को क्रेडिट ही देना बनता है, मेरे सर को, कि उन्होंने बनाए थे। तो ये अगर तुम इसे वाइट शीट पे देखोगे तो दे विल लुक मच बेटर देन ऑन द इन्वर्टेड स्क्रीन, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो ये क्या है, ये कह रहा है कि n इक्वल्स टू 1 पे n इक्वल्स टू क्या है 1 है, L इक्वल्स टू 0 और L इक्वल्स टू, यानी कैसा ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल है, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी इसकी है जो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बाउंड्री सरफेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन s ऑर्बिटल विद इन विच देयर इज ए 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो बाउंड्री सरफेस पे कितनी प्रोबेबिलिटी है 90% है। ये फिगर देख के थोड़ा सा तुम्हें अंदाजा लगेगा कि एटम 3D में कैसा दिख रहा था, और जो मैं एक्सेस बना रहा था अगर मैं उन्हें एक्स्ट्रापोलेट कर दूं तो यही थी, देखो जरा ध्यान से, यही तो बना रहा था मैं। तो ये 3D फिगर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसकी। हम लोगों ने एक्सेस को थोड़ा सा घुमा के लिया था, ये एक्सेस रोटेट करके लिए 90 डिग्री पे ही है सारी, ठीक। अब अगर हम रेडियल वेव फंक्शंस और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व बनाएं तो देखना जरा, ये क्या है, ये रेडियल वेव फंक्शन के कर्व हैं। किसके हैं, रेडियल वेव फंक्शन। ये RNL लिखा हुआ है, अगर छोटा छोटा दिख नहीं रहा हो तो उनके लिए, और ये PNL लिखा हुआ है, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी का कर्व है। तो 1s के लिए R1,0 लिखा हुआ है, ये R1,0 लिखा हुआ, मैं इसी पे नहीं लिखता हूँ, इधर लिख देता हूँ 1,0 है, और ये P10 है, 10 का मतलब 1s, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, देखो कि हम लोगों ने कहाँ से बनाया था, एक सर्टेन पॉइंट से ग्राफ बनाया था, भाई बात समझ में आनी चाहिए, सर्टेन पॉइंट से ग्राफ बनाया था और ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। ये टच नहीं कर रहा, ये वैसा बना हुआ है, और इसमें कोई भी नोड नहीं आ रहा। देखो जब 2s का बनाया, थोड़ा सा देख लो भाई, बड़ा कर देता हूँ, अब दिख रहा है क्लियर। तो जब 2s का बनाया तो देखो 2s का मतलब क्या हो गया, 2,0 हो गया, 2s क्या हो गया 2,0 हो गया। तो इसका ग्राफ बनाया तो देखो ये नीचे गया, एक पॉइंट पे कट किया, और ये फिर वापस कभी ऊपर नहीं आ पाया। 2p का बनाया तो देखो इसमें कोई नोड नहीं आया, तो ये ग्राफ ऐसा बन गया। ये मैथमेटिकल ग्राफ है, इनके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें देखो अगर तुम ध्यान से, तो प्रोबेबिलिटी बनाया तो हम लोगों ने भी यही कर बनाया था अभी एक, ये 2,0 का बनाया था, और 2p के लिए कोई भी नोड नहीं आ रहा, 2p के लिए कोई भी नोड नहीं आ रहा। ऐसे ही 3s के लिए देख लो, 3s के लिए कितने नोड आएंगे, मैंने बताया था 2 आएंगे। तो देखो कर्व क्या हुआ, एक बार कट किया एक्सिस को, फिर दोबारा आके दोबारा कट किया, तो 2 पॉइंट पे कट किया, तो इसमें कितने नोड आ गए, 2 नोड आ गए। तो 2 नोड आए तो देखो 3s का यहाँ पे भी वैसे ही बनेगा, 3s का यहाँ पे भी वैसे ही बनेगा। ये डॉट डॉट वाली लाइन जो ये बना हुआ ना, ये 1, ये वाला कर्व जो है, मैं इससे नहीं लिखता हूँ, इससे हाईलाइटर से लिखता हूँ, ये देखो। तो 2 बार कटाना ये, तो ये 2 नोड आ गए। इसमें बात समझ में आनी चाहिए आसानी से, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यार, ठीक है। तो बिल्कुल बात क्लियर है, ग्राफ समझ में आ रहे हैं, मैं ऐसा मान लूँ कि ग्राफ समझ में आ रहे होंगे, मेहनत मेरी काम आ रही है तुम्हारे, तुम्हें कुछ अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ रहा होगा। फिगर्स की खूबसूरती देख के तो कुछ हद तक ज़्यादा समझ में आना ही चाहिए। अगर हम फॉर ऑल एस स्टेट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम 0 ले लें, यानी n इक्वल्स टू 1 2 3 ले लें, और l की वैल्यू कितनी ले लें 0, तो 1s ऑर्बिटल देखो क्या आ रहा, 1s ऑर्बिटल के लिए कोई भी नोड नहीं आ रहा। नोड तब आएगा जब कलर चेंज होगा। तो देखो इसमें कंप्लीट ऑरेंज कलर है, कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसमें कोई नोड नहीं आया। देखो ध्यान से, कर्व को देखो, इक्वेशन को भूल जाओ, इक्वेशन को भूल जाओ, केवल कर्व देखो, इतने सुंदर है कि फोटो खींच के वॉलपेपर बना सकते हो तुम इसका। मेरी फोटो हटा देना, है ना, इसकी वॉलपेपर बना सकते हो, इतने सुंदर कर्व है। मेरे को तो मतलब आई वॉज अमेज्ड व्हेन आई फर्स्ट सॉ दिस, ठीक। तो ये क्या हुआ कि अब इसमें देखो ऑरेंज कलर है, बीच में एक ब्लैक कलर आया, तो इसमें क्या आ गया, एक नोड आ गया यहाँ पे, फिर ऑरेंज कलर आया। 3s में देखो कितने ब्लैक आए, 1 2, तो ब्लैक पोर्शन क्या है हमारे, नोड है। और नोड की खास बात देखो, इसमें नोड की वैल्यू भी लिखी है कि 2a0 पे आया, z की वैल्यू 1 रखोगे 2a0 पे आ जाएगा, ये 1.9a0 पे आया और 7.1a0 पे आया। तो ये फंक्शन से वैल्यू निकलती रहेगी। और मैंने कहा था 3s के लिए क्वाड्रेटिक बनेगी, तो ये रही क्वाड्रेटिक तुम्हारी, देख लो इसे ध्यान से, ये क्या है 3s वाली क्वाड्रेटिक है, 1 - 2r/3
3a0 प्लस 2r² / 27a0²। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे सॉल्व करोगे तो ए आर की वैल्यू a0 के टर्म्स में निकल आएगी, जो 1.9a0 और 7.1a0 ये इसके रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल बात है, बात समझ में आनी चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें भी, मैं ऐसा मान लेता हूँ। ये ग्राफ्स बढ़िया लगे देखने में, जहाँ पे कलर चेंज हो रहा है वहीं पे नोड है, नोड का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है। ठीक, ये थर्मल स्कैनिंग इमेजेस हैं ऑफ ऑर्बिटल्स, तो अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए तुम देख पा रहे हो। ठीक है, अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए, डी ऑर्बिटल्स के लिए, पी ऑर्बिटल्स के लिए, सबके लिए बनी हुई है। इन्हें बस देखने के लिए मैंने लगा दिया कि तुम देख लो, इनमें कुछ समझने की बात नहीं है। और ये बहुत सुंदर सी इमेज, जिसे मैंने तो अपने लैपटॉप पे वॉलपेपर लगाया था। जब ये तुम मतलब नोट से इसे डाउनलोड करके लगाना तब बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इनके कलर और बेहतर हैं, ये ब्लू और ऑरेंज दिखाई देंगे जब तुम वाइट पेपर पे देखोगे इन्हें। तो n=1 में देखो कोई नोड नहीं आया, इसमें एक बार कलर हो रहा है चेंज, इसमें 2 बार कलर चेंज हो रहा है, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। देख लो कलर चेंज कितनी बार हो रहा है, ब्लू येलो फिर ब्लू, ब्लू येलो ब्लू येलो, ब्लू येलो ब्लू येलो, हो रहा है ना चेंज। इसके अंदर भी ब्लू है, ब्लू येलो ब्लू येलो ब्लू, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो ये नोड्स आ रहे हैं। और पी ऑर्बिटल कैसा था, पी ऑर्बिटल अब देखो यहाँ से कैसा बन रहा है, डंबल बन रहा है, डंबल बन रहा है, देखो जरा ध्यान से, पी ऑर्बिटल कैसा बन रहा है, डंबल बन रहा है। डी ऑर्बिटल में जो तुमने रिंग देखी थी, अगर स्कूल में पढ़ाओ, जो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, तो ये रिंग्स दिखाई दे रही। डी ऑर्बिटल डबल डंबल था, तो ये डबल डंबल दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया। ठीक, तो ये केवल तुम्हें दिखाने के लिए विजुअलाइजेशन पर्पज से ही फिगर लिए गए हैं, इनमें कोई खास बात नहीं है ऐसी जो तुम्हें समझ में ना आए। तो अब बात करते हैं शेप्स ऑफ सबशेल्स की। शेप्स ऑफ सबशेल्स की बात करते हैं। शेप्स ऑफ सबशेल्स कैसे लिखेंगे कि एस सबशेल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। एस सबशेल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। पी सबशेल डंबल होता है, और डंबल में जहाँ पे ये कट करेंगे वहाँ पे क्या आएगा, एक नोड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नोड आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, पी सबशेल जो है वो 3 तरह के 3 ऑर्बिटल होते हैं उसमें, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इनके डायग्राम मैंने बना रखे हैं। पी एक्स कहाँ पे होगा, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग होगा, पी वाई वाई एक्सेस के अलॉन्ग होगा, और पी जेड जेड एक्सेस के अलॉन्ग होगा। तो ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड 3 हमने ऑर्बिटल बना रखे हैं। डी सबशेल डबल डंबल होगा, जो 5 तरह के ऑर्बिटल होंगे उनकी ड्राइंग हम लोगों ने बना रखी है कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर हैं, ये अलॉन्ग द एक्सिस ऑर्बिटल्स हैं। कैसे हैं, अलॉन्ग द एक्सिस ऑर्बिटल्स हैं। और ये जो हैं, ये तीनों, ये इन बिटवीन द एक्सिस हैं। कैसे हैं, इन बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल्स हैं। तो अलॉन्ग द एक्सिस और इन बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल्स हैं। एफ ऑर्बिटल्स 7 होते हैं, और इनकी शेप के बारे में हमें नहीं पता। ये फ्लावर शेप होती है, मैं इनके लिख देता हूँ कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज हैं, तो इन्हें फ्लावर शेप कहते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज लिख देते हैं इनके लिए। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक, अब हर सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, देखो भाई अब क्या हुआ, पहले शेल थे, शेल के अंदर आ गए सब शेल, और सब शेल के अंदर आ गए ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। सेल के अंदर आए सब शेल, सब शेल के अंदर आए ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर आए इलेक्ट्रॉन। तो एस सब शेल में केवल एक ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक ऑर्बिटल में केवल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल थे, 3 ऑर्बिटल थे। क्या क्या नाम लिखे थे हम लोगों ने, एक बार बताना जरा, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक, डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल थे, 5 थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ऐसा नहीं कि हम आगे पीछे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो हैं जिनकी एनर्जी फिक्स है। ठीक, इनकी एनर्जी मतलब इक्वल है। तो ये एफ सब शेल आ गया। एफ सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सिंपल बात है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं अफबाउ प्रिंसिपल की। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, अफबाउ प्रिंसिपल इज कॉल्ड बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। क्या कहलाता है, बिल्डिंग अप प्रिंसिपल कहलाता है। क्या कहलाता है, बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। अफबाउ साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि अफबाउ साइंटिस्ट का नाम है तो बेवकूफ़ी की बात है। अफबाउ साइंटिस्ट का नाम नहीं, अफबाउ का मतलब है बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। ठीक, तो अगर हम बात करें कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले लोअर एनर्जी यानी फाउंडेशन को फिल करते हैं, और उसके ऊपर धीरे धीरे ब्रिक्स लगाते जाते हैं और स्टोरीज बनाते जाते हैं।
तो वो प्रिंसिपल भी बिल्डिंग अप है, यानी कि सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल में जाएगा, फिर धीरे धीरे उसका एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा और हायर एनर्जी लेवल्स में वो जाता रहेगा। तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने के में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के तरीके को हम वो प्रिंसिपल कहते हैं। तो इसे पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल अकर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स विल फर्स्ट गो इन लोएस्ट एनर्जी लेवल एंड देन टू द हायर एनर्जी लेवल्स। इसका डायग्राम हम लोग ऐसे बनाते हैं, 1s2s, ये बहुत पॉपुलर डायग्राम है, एनसीईआरटी में ही बना हुआ है, सेम ही है सब कुछ। तो एनर्जी लेवल सबसे कम किसका है, 1s का, फिर 2s का, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s एंड सो ऑन। सबसे पहले क्या करेंगे, 1s में इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ड्राइंग ऐसी बनाना, 1s में इलेक्ट्रॉन डाला, फिर 2s में डाला, फिर 2s, 2p, 3s, फिर इस तरह से ही डालेंगे, एरो का डायरेक्शन ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये बात सिंपल है, बिल्कुल आसानी से हो जानी चाहिए, ठीक है। अब पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल हैं विच आर ऑफ सेम एनर्जी। पी सबशेल कैसा है, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल हमने नाम लिखे तभी कौन कौन से, px, py और pz, जिनकी एनर्जी सेम है। दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इन ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो पी ऑर्बिटल, पी सबशेल की जो डीजेनरेसी होती है वो 3 फोल्ड होती है, डी सबशेल की 5 फोल्ड होती है और एफ सबशेल की 7 फोल्ड डीजेनरेसी होती है, ठीक। अब इसके बाद बात आती है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हंट्स रूल क्या कहता है, हंट्स रूल कहता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन द इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्टार्ट्स इन सबशेल्स ऑल द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स विल फर्स्ट ऑक्यूपाई 1 इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन। पहले क्या होगा, जब ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देखो कभी भी आपस में प्यार से तो नहीं रह सकते, हमेशा लड़ाइयाँ ही लड़ाएंगे। तो मान लो तुम्हारा घर है, उसमें 4 कमरे, 4 BHK फ्लैट है, उसमें 4 कमरे हैं। ऐसे 2 रिश्तेदार आ गए जो आपस में जिनकी बनती नहीं है, तो तुम क्या करोगे, पहले एक एक कमरे में एक एक बंदे को भेज दोगे, है ना, क्योंकि सेम एनर्जी लेवल पे ऐसा भी नहीं रख सकते कि फूफा जी को नीचे रख लो और मौसा जी को ऊपर रख दो, ऐसा तो कर नहीं सकता। तो सेम एनर्जी लेवल पे रखेंगे उन्हें, ठीक। अब फर्दर लोग आ गए और तो हम क्या करेंगे, अब हम जब सब रूम में एक एक गेस्ट आ गया तो हम पेयरिंग कराना शुरू करेंगे और पेयरिंग कराएंगे और कहेंगे कि भाई तुम लोग अलग अलग कॉर्नर्स पे लेटना, एक दूसरे से मुंह तरफ मत करना, देखो एक तरफ मुंह करके मत लेटना, नहीं तो लड़ाइयाँ होंगी, अपोजिट मुंह करके लेटो जिससे बातचीत ना हो, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन द इलेक्ट्रॉन फिलिंग, जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है तो सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है सेम स्पिन का। फिर पेयरिंग होती है जब सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तभी पेयरिंग होती है, अदरवाइज पेयरिंग नहीं होती। तब तक पेयरिंग नहीं होगी जब तक सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए। तो जैसे अब हम पहले क्या करें, हाइड्रोजन का ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा देते हैं तुम्हें जिन्हें नहीं आते उनके लिए, कि 1s1 लिखेंगे, हाइड्रोजन हीलियम क्या लिखेंगे 1s2 लिखेंगे, लिथियम को लिखेंगे 1s2, इसे 1s2 लिखना, सॉरी, ये 1s2 हो गया और ये 2s1 हो गया। फिर क्या आ जाएगा 1s2 2s2, आसानी से लिख पा रहे हैं 1s2 2s2 और 2s2 पूरा भर गया, 5 इलेक्ट्रॉन भरने 4 हो गए, तो फिर क्या आएगा 2p1। फिर ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p2, सिंपल। फिर ये क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p3, फिर आ जाएगा 1s2 2s2 2p4, फिर 1s2 2s2 2p5, सिंपल सिंपल बातें। फिर ये 1s2 2s2 2p6, ठीक है। अब सोडियम का क्या लिखेंगे, नियॉन तक लिख चुके हैं, तो नियॉन को नोबेल गैस मान के हम लिख सकते हैं इसे 3s1, फिर नियॉन को नोबेल गैस मान के लिख सकते हैं 3s2, फिर नियॉन को नोबेल गैस मतलब नियॉन गैस का नोबेल कॉन्फ़िगरेशन होगा, और फिर 3s2 2p1, आगे लिख लोगे ऐसे ही, मैं छोड़ देता हूँ। आर्गन का क्या लिखेंगे, नियॉन 3s2 3p6। अब पोटेशियम का लिखेंगे तो आर्गन को बेस मान लेंगे 4s1, फिर ये आ गया Ar4s2। भाई बात समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ही होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, है ना। फिर ये आर्गन आ गया 4s2 3d1, आर्गन आ गया 4s2 3d2, फिर वेनेडियम आ गया 4s2 3d3,
फिर क्रोमियम जिसे हम एक्सेप्शन कहते हैं, उसकी पेयरिंग एनर्जी की वजह से, एक्सचेंज एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी की वजह से ये क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया, 3D4 और 3D9 एग्जिस्ट नहीं करते हैं इस एक्सेप्शन की तरह। अभी फिलहाल ध्यान रखते हैं, जब हम लोग बात करेंगे आगे केमिकल बॉन्डिंग में तो पेयरिंग एनर्जी या पीरियोडिक टेबल में तो पेयरिंग एनर्जी और एक्सचेंज एनर्जी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। Mn क्या हो गया, Ar4s2 3d5। आयरन क्या हो गया, Ar4s2 3d6। ये हो गया Ar4s2 3d7। ये हो गया Ar4s2 3d8। ये हो गया Ar4s2 4s1 3d10। यहाँ पे भी फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, इसलिए कॉपर को भी हम फिलहाल के लिए ध्यान रखेंगे। और भाई लोगों, सबको पीरियोडिक टेबल याद है? कितने लोगों को याद है? ज़रा कमेंट करके बताना कि सर मेरे को पीरियोडिक टेबल पूरी याद है बढ़िया से। पीरियोडिक टेबल बढ़िया से याद होगी तो उसके कई सारे फ़ायदे मिलेंगे ही मिलेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हमने नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम P3 में 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हुंस रूल का ध्यान रखेंगे, 1 2 3 तीनों में सेम स्पिन से भरेंगे। अपोजिट स्पिन भर देंगे तो गलत, एक में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो भी गलत। ऐसे ही आयरन का भरेंगे तो क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन भरने तो पहले येलो वाले सारे एक स्पिन के गए, फिर देखो पलटाया। अब पलटाने वाला इलेक्ट्रॉन इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी, इधर कहीं पे भी लिख सकते हो, मन है कन्वेंशन हमने पहले वाले में ही पलटा दिया, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी। ठीक, अब बात आती है क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स क्या है, लोकेशन बताते हैं इलेक्ट्रॉन्स की इन एन एटम। किसी भी एटम की में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन बताने का जो टूल है उसे हम क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक, द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी set on the basis of 4 quantum numbers. They provide us the address of electron in an atom. कौन सी क्वांटम नंबर है? प्रिंसिपल, एजीम्यूथुअल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, तो पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं। कुछ बातें तुम्हें नहीं पता होंगी, ये बताना जरा तुम्हें कि जो मैं बात बोल रहा हूँ सारी क्वांटम नंबर्स की पता है, लेकिन यार ये तो तभी बता पाओगे ना जब आखिरी तक वीडियो देखोगे। वीडियो मतलब पूरा देखने के लिए बड़ी ताकत चाहिए होती है ये तो मैं जानता हूँ, रिटेनेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन जो लोग पूरा देख रहे हैं उन्हें श्योरली फ़ायदा होगा ज़रूर, मैं इतना इंश्योर करता हूँ। और मैं अपनी पूरी भरसक कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारा फ़ायदा मैक्सिमम हो, कंटेंट किसी भी पॉइंट से कहीं पे भी कम ना पड़े। तुम्हारी रैंक अंडर 500 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और तुम बेहतरीन करोगे तो अंडर 100 रैंक भी ले आएंगे हम लोग। ठीक, एडवांस की बात कर रहा हूँ, मेंस में परसेंटाइल की तो मेरे को चिंता ही नहीं, वो तो 100 ही आएगा। ठीक, केमिस्ट्री में क्योंकि मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा तो केमिस्ट्री की बात करूंगा ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होती है? इट टेल्स अस अबाउट द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। प्रिंसिपल एनर्जी लेवल को हम शेल नंबर भी कहते हैं। अब देखो लिखा हुआ है इसलिए रख लिया क्योंकि तुम देख रहे हो 50 मिनट से ज़्यादा हो गया और अभी बहुत सारी बातें करना बाकी हैं, तो लिखा हुआ होने से थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है, तुम्हारा टाइम सेव हो जाता है। मेरा तो क्या ही है, मैं थोड़ा लिख दूंगा तो काइनेटिक्स में लिख के पढ़ाऊंगा, देखना कितने लेक्चर में खत्म होती है या कितने बड़े बड़े लेक्चर बनते हैं। इट टेल्स अस अबाउट द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और द ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन विच इट इज प्रेजेंट। प्रिंसिपल एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बारे में बताता है, यानी कि शेल नंबर बताता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन एंड कैन टेक ऑल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, और ये KLMNN OPQRS कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इफ n इज द नंबर ऑफ प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स, ये बात ध्यान रखने की जरूरी बात है जो तुमने बचपन में पढ़ी थी कि n अगर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है तो n² विल बी द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द शेल। अगर n प्रिंसिपल नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है, तो n² क्या होंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, और 2n² जो होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी शेल में। ठीक है, n² क्या होंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, और 2n² क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी शेल में। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है कि फॉर n = 1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आएंगे? n² के हिसाब से 1 कौन सा आएगा? 1s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 के लिए 4 ऑर्बिटल्स आएंगे, कौन कौन से? 2p और 2s। तो p में कितने ऑर्बिटल हो गए? 3, और इसमें हो गया 1, तो ऐसे लिख लें कि 2s और 2p, तो 1 + 3 तो ये 4 हो गया इस तरह से। ठीक, तो 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही 3 में 2s 3s 3p और 3d आ जाएंगे, तो 9 आ जाएंगे। 4 में 4s 4p 4d और 4f आ जाएंगे, तो 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब बात आती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L होती है। इट टेल्स अस अबाउट द
शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच इट इज प्रेजेंट, किस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बारे में बात करेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एल, ये कैपिटल स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात सबको पता होती है कि ये सब शेल बताते हैं, ये बहुत आसान बात है। काम की बात जो अब आईआईटी पूछेगा एडवांस या मेंस में, वो ये पूछेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन जेड डायरेक्शन। ये बहुत कठिन बात है, कितने लोगों ने ये स्टेटमेंट भी सुना था, इसके बारे में कमेंट करके बताया मैं। तो एल कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम एन इक्वल्स टू 0 टू एन इक्वल्स टू n-1, यानी 0 से n-1 तक वैल्यू लेगा। और कितनी वैल्यू लेगा? n वैल्यू लेगा, मतलब 0 इंक्लूड कर लेंगे तो n-1 प्लस 1 n हो जाएंगी। तो n वैल्यू लेगा, लेकिन 0 टू n-1 ही लेगा। यानी कि अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। ठीक, n की वैल्यू 2 है तो l की दो वैल्यू होंगी, 0 और n-1 यानी कि 1, तो दो वैल्यू होंगी। n की वैल्यू 3 है तो तीन वैल्यूज होंगी, कौन कौन? 0 1 2, और 4 है तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 होगी। ठीक है, अगर l इक्वल्स टू 0 है तो उसे हम s सबशेल में रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर l इक्वल्स टू 0 है तो वो कैसा सबशेल है? s सबशेल है। l इक्वल्स टू 1 है तो वो p सबशेल है, 2 है तो d है, और f है तो 3 है। l की वैल्यू 3 है तो वो f सबशेल है। सिंपल बात है, कोई परेशानी इसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाई m या स्मॉल ml से करते हैं। इट गिव्स अस द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन ए गिवन सबशेल। वो हमें ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताता है कि px है, py है या pz है, या dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है या dz स्क्वायर है। लेकिन ये अच्छा स्टेटमेंट नहीं है कहने के लिए। ये क्या बताता है? इट गिव्स अस द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का ओरिएंटेशन बताता है। केवल ये सिंपल लेमैन की बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, एम कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम -l टू 0 टू +l। ठीक है, और कितनी वैल्यू लेगा? -l से 0 l हो जाएंगी, और 0 से l कितनी हो जाएंगी? +l, तो 2l हो गई, और एक 0 तो 2l + 1 वैल्यूज हो जाएंगी। फॉर l इक्वल्स टू 0, m की वैल्यू +1 होगी। कौन सी वैल्यू होगी? 0। l इक्वल्स टू 1 के लिए कितनी वैल्यू होंगी? 3 होंगी, -1 0 और +1। l इक्वल्स टू 2 के लिए वैल्यू होंगी 5, -2 -1 0 +1 और +2। l इक्वल्स टू 3 के लिए 7 वैल्यू होंगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। इस तरह से वैल्यूज आएंगी। अब स्पिन क्वांटम नंबर्स के बारे में तुम्हें बहुत मिसकंसेप्शंस हो रखे हैं। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में मिसकंसेप्शंस हैं, उन्हें देखते हैं। मैं दूर कर पाऊंगा तो करूंगा, देखता हूँ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एस। इट कैन टेक वैल्यूज +½ एंड -½ +½ और -½ वैल्यू ले सकते हैं। कई लोगों को स्पिन सुनते ही दिमाग में टॉप आ जाता है, लट्टू आ जाता है, और वो घुमाने लगते हैं। और जब घुमाओगे किसी भी चीज़ को तो या तो क्लॉकवाइज घुमाओगे या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, ऐसे घुमा सकते हो, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं होती है। इरा एंड लेवाइन एक बुक है क्वांटम मैकेनिक्स की, जिसमें स्पिन नाम का एक चैप्टर है। इरा एंड लेवाइन एक बुक है जिसमें स्पिन नाम का एक चैप्टर है, और उसमें वो कहता है इट इज़ अनफॉर्चुनेट फॉर अ कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड स्पिन एज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये वो दुखी है ऑथर, अनफॉर्चुनेट कह रहा है कि कॉमन मैन इसे कितना गलत समझ रहा है। तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। इट इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो कहाँ से आया सोल्यूशन? इसके सोल्यूशन आते हैं डिराक वेव इक्वेशन से। डिराक ने एक और वेव इक्वेशन दी जो श्रोडिंगर के पैरेलल एक साइंटिस्ट था, जिसने अपनी 1927 में अपनी इक्वेशन प्रेजेंट की, और डिराक ने 1926 में कर दी थी। ठीक, तो सोल्यूशन नहीं है, और इसका कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है, मतलब कि हम इसे क्लासिकली नहीं समझते हैं, हम इसे क्लासिकली नहीं समझ सकते। ठीक है ना, ये बात सिंपल समझ में आनी चाहिए कि हम इसे क्लासिकली नहीं समझ सकते। जब हम क्लासिकली इसे नहीं समझ सकते तो हम क्या कहेंगे कि अब हम इसे समझना चाहते हैं। तो अगर मैं तुमसे कह दूं कि इलेक्ट्रॉन एक स्पिन में 720 डिग्री रिवॉल्व करता है, तो ये बात डाइजेस्ट हो पाती है या नहीं हो पाती है? कमेंट करके बताना। और कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन 720 डिग्री में कैसे रिवॉल्व करेगा, तो मैं अगली क्लास में इसे बताऊंगा। स्पेशली शुरुआत वहीं से करूंगा, चैप्टर चाहे कोई सा पढ़ा रहा हूँ, स्पिन के बारे में बात करेंगे। फिर बात आती है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। किसी भी एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बिल्कुल सेम नहीं हो सकता। चारों सेट क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती, 3 सेम हो सकती हैं, लेकिन चौथी हैव टू बी डिफरेंट। जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो कैसे निकालते हैं? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं L इंटू √L इंटू L + 1 इंटू h/2π। इसे हम लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L इंटू L प्लस कितना हो गया? L इंटू L + 1
इंटू एच अपॉन 2 पाई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो गया। फिर इसके बाद स्पिन एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई हो गया, वेर एस इज टोटल स्पिन S1 प्लस S2 प्लस S3 ले लेंगे इसे हम लोग, ठीक है। और टोटल जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू है वो अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस 2 BM होता है। BM इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन, तो इसे हम इस तरह से देख लेंगे, ठीक। और n क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू होती है 9.2732 इंटू 10⁻⁻14 जूल्स। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम नंबर से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, देखो सवाल लगा लेते हैं, एक दो कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं, फिर कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स पे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट हम लोगों को रह गया है कि नंबर ऑफ नोड्स वगैरह कैसे निकालेंगे, ठीक। नंबर ऑफ नोड्स कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्वांटम नंबर्स लास्ट में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पहले नंबर ऑफ नोड्स निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहीं डाल लेते हैं नोट्स। थोड़ा लेक्चर लंबा होगा, मैं पहले ही कहा था, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये, क्योंकि मैं ख़त्म करूँगा आज ही इसे, तो नोट्स लिख लेता हैं। ये तीनों फार्मूले, चारों फार्मूले याद रखने, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इन्हें याद रखना है ना, डायरेक्ट यूज़ आएगा इनका, इन्हें डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे हम लोग, ठीक है। नोट्स क्या होते हैं, नोट्स क्या होते हैं, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, वेयर the probability of finding an electron is 0, ठीक। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने आते हैं, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स जो होते हैं वो n-l-1 होता है। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स क्या होते हैं, n-l-1, वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने होंगे, इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, और इन्हीं को लिखते हैं नोडल प्लेन्स, वो होते हैं L के बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे, total number of nodes will be equals to radial nodes plus angular nodes। रेडियल नोड्स हो गए n-l-1 और एंगुलर नोड हो गया l, तो l से l कैंसिल हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कौन से हो गए, n-1 हो गए। टोटल नोट्स हैं वो क्या हो गया, n-1 हो गया। सिंपल बात है, तो इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए, ये आसान बात थी, बिल्कुल सरल सी, ठीक। अब एक सवाल लिख लेते हैं, IIT का आया हुआ, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर एडवांस वाला जो क्वेश्चन बचा वो करवाता हूँ, उसके बाद क्वांटम नंबर्स पे पहुँचेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक सवाल था यार मेरे पास में था, तो मेरे को याद आ रहा है 2004 में आया हुआ है सवाल, शायद IIT ने 2004 में पूछा है वो सवाल, वो देख लेते हैं। लिख लेते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं पहले, क्वेश्चन भी लिखना ही पड़ेगा यार, मैंने लिख के नहीं रखा है आज। क्वेश्चन है ये JEE का, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है 24 का, ठीक। क्वेश्चन था, फॉर हाइड्रोजन एटम द वेव फंक्शन for 2s orbital is given by psi 2s 2 into 1 upon a naught की पावर 3/2 into
1 माइनस आर बाई 2a0 e टू द पावर माइनस आर बाई 2a0। ठीक, ये फंक्शन हमें गिवन था, सिंपल बात है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन तो जैसा था वैसे ही लिखेंगे। देन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ नोड्स अदर देन न्यूक्लियस एंड इन्फिनिटी। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो अब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कभी भी मेंस में पूछा जा सकता है। अगर हमें नोड निकालना है तो फॉर नोड हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन लिख रहा हूँ, फॉर नोड क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन शुड बी 0। प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी होती है साई स्क्वायर 2s r इंटू 4 पाई r स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू पी आर। सही बात है। तो साई स्क्वायर को ये नंबर तो 0 कर ही सकते हैं, एक आर इक्वल टू 0 यानी न्यूक्लियस के लिए, तो साई स्क्वायर को 0 करेंगे, तो साई स्क्वायर 2s r शुड बी इक्वल टू 0। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 0 है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर 0 है तो वो नंबर इटसेल्फ 0 होगा। इट मीन्स साइड 2s r शुड बी इक्वल टू 0। तो अगर r 2s स्क्वायर 0 है तो इसे हम क्या लिख दें, 2 इंटू 1 अपॉन a0 की पावर 3/2 1 माइनस r बाई 2a0 इंटू e टू द पावर माइनस r बाई 2a0 इक्वल टू 0। तो ये नंबर तो 0 होने से रहा, ये नंबर 0 होने से रहा, तो कौन नंबर 0 होगा, ये नंबर 0 के बराबर होगा, ये नंबर 0 के बराबर होगा, तो 1 माइनस r बाई 2a0 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 2a0 आ गई। तो इसका नोट कहाँ पे आ गया, 2a0 पे आ गया इसका नोट। ये बात आसानी से ख़त्म हो जानी चाहिए, इसमें कोई डिस्कशन का मुद्दा अब नहीं रह गया। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये बात तो ख़त्म ही हो जाएगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए किसी को भी। सिंपल है सवाल, एक बार देख लो फिर से। मैंने सिंपली क्या किया कि सिंपली मैंने r को क्या कर दिया, उठा के 0 कर दिया साई को, और साई को 0 करते ही आंसर हमारा आ गया। ठीक, अब क्या हम अपने ऊपर सवाल पे चलें जो हमने पहले डिस्कस किया था, पहले एडवांस वाला क्वेश्चन था, पहले वो डिस्कस कर लें। ठीक, तो एडवांस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा, बहुत सारा पढ़ा दिया है ना मजाक मजाक में। चलो भाई थोड़ा ऊपर चलते हैं, वो तो पहली स्लाइड थी, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुए थे हमने। आ गया आ गया आ गया। ठीक, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए तुमने अब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ ली। ये क्वेश्चन पहले पेस्ट करने का मोटिव केवल इतना सा था कि तुम ये समझ पाओ कि मैं इतनी कठिन बात क्यों कर रहा हूँ, है ना। तो वेव फंक्शन गिवन है हमें, और हमें कुछ कुछ ऑप्शंस बताने हैं। तो कह रहा है हीलियम प्लस आयन के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फॉर हीलियम प्लस आयन द ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन इज। तो इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे देखेंगे, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, 1 3 और r पहला दिया हुआ, 1 3 और r। 1s ऑर्बिटल कैसा है, स्फेरिकल है। 1s ऑर्बिटल कैसा है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल के लिए उसमें कोसाइन नहीं आ सकता, क्योंकि कोसाइन के लिए स्फीयर की जरूरत नहीं हो सकती, तो 1 का मैच कभी 3s नहीं हो सकता। तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो आसानी से। और न्यूक्लियस पे कह रहा प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है, ये तो बात सही है, लेकिन उसमें कोसाइन नहीं आ सकता। 2 देखो 2s का वेव फंक्शन हम लोगों ने लिखा था, 2s का वेव फंक्शन प्रोपोर्शनल था इसके, बिल्कुल था। ठीक, 2s का वेव फंक्शन इसके प्रोपोर्शनल था। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी न्यूक्लियस पे कितनी थी, 1/a0 की पावर क्यूब के बराबर थी। तो देखो ये गिवन है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो सही लिखा है। 1 1r भी देखो इसके प्रोपोर्शनल चल रहा था, फंक्शन तो इसी के प्रोपोर्शनल था, ध्यान से देख लो अपना उठा के। और न्यूक्लियस पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम थी, तो बिल्कुल सही थी, क्योंकि ग्राफ टॉप से शुरू हो रहा था फिर नीचे आ रहा था। केवल देखना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, अगर तुम सवाल देख के घबराओगे नहीं तो आसानी से हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है 1 1 s, तो 1 1 तो सही है, और s की वैल्यू है एनर्जी needed to excite electron from n equals to 2 to n equals to 4 is 27/32 times the energy needed to excite electron from n equals to 2 to n equals to 6। ये तो भाई अपने आप कैलकुलेट कर लोगे, मैं छोड़ दूं तुम्हारे भरोसे, ये बिल्कुल सही लिखा है, तुम कैलकुलेट करके देखोगे आंसर सही आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली।
सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर हाइड्रोजन एटम द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इज, ठीक, तो करेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे देखेंगे, अभी हमने बताया कि 1 1 और एस तो अभी करेक्ट आ रहा था, तो 1 1 एस करेक्ट है, तो अगर तुमने पहले ऑप्शन को, सारे ऑप्शन को चेक किया तो दूसरा क्वेश्चन अपने आप लग गया। 2 1 क्यू तो नहीं हो सकता, 2 1 क्यू नहीं हो सकता, 2 2 क्यू होगा, क्योंकि एक नोड आएगा, ये तो 1s का फंक्शन है ना, 2s में तो क्या आ रहा था, 1 माइनस जेड आर बाई ए नॉट भी आ रहा था, तो ये 2 2 ऐसा आ जाएगा, ठीक। तो 2 2 क्यू नहीं हो सकता, 2 1 क्यू नहीं हो सकता, 2 2 क्यू हो सकता है, तो 1 1 पी आ गया, 1 1 पी में नोड तो आ ही नहीं सकता 1s में, तो ये कहानी खराब हो गई। 1 4 आर, 1 4 आर न्यूक्लियस पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है, और 4 क्या कह रहा है, एक्स वाई प्लेन पे नोडल प्लेन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक, तो आंसर इसका डी आ गया। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है फॉर द गिवन ऑर्बिटल इन कॉलम 1 द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज इज, तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए हमने देखा 1 का 2 के साथ कोई नोड नहीं है, 1 2 तो हो ही नहीं सकते। 4 4 इसके लिए एक्स वाई प्लेन नोडल प्लेन नहीं होता है, एक्स वाई पे जो रिंग होती है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है या डी जेड स्क्वायर है, जो उसके रिंग पे जो एक्स वाई प्लेन में होती है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। 2 2 पी, 2 2 पी, तो 1 रेडियल नोड होगा और 2 2 पी है, तो सही कह रहा है। 3 3 पी, 3 3 पी पी जेड ऑर्बिटल में ये होगा और उसमें एक भी नोड नहीं होगा, 3 3 2 पी में तो कोई नोड नहीं होता, क्योंकि 2 पी में जब नोड निकालोगे तो 2 पी में नोड कैसे निकालोगे, n माइनस एल माइनस 1, तो n की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, तो 0 नोड आएगा, तो नोड नहीं आ सकता। तो ये एडवांस वाला सवाल भी आसानी से लग जाना चाहिए था, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए थी, ठीक। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स की, ठीक, तो अपने फिर से आखिरी में चलते हैं और क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट करते हैं। 2 3 सवाल लगाएंगे बस कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम नंबर के, हो जाएगा, इजी होती है, कोई मुश्किल नहीं आती। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, और भाई PYQs वाले सेशन भी शुरू होने वाले हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है मेरे को, क्योंकि बहुत काम रहता है, शीट भी बनानी होती है, लेक्चर भी प्रिपेयर करना होता है, प्रिपेयर मतलब इन द सेंस कि स्लाइड वाइड बना के रखूँगा, कुछ लिख के रखूँगा, तब तो पढ़ाऊँगा, है ना। तो लिखते थे कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम नंबर, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, कैलकुलेट द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द अल्टीमेट लिखा हो और लास्ट लिखा हो, नाइट्रोजन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हमें सेट ऑफ क्वांटम नंबर निकालनी है। तो हमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन की निकालनी, तो पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 और 2p3। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आया होगा, 2p में आया होगा, जब 2p में आया तो 2p को हमने ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ तक गिनती 4 तक हो गई थी, ये 5 नंबर आ गया, ये 6 आ गया, ये 7 आ गया, तो हमें इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करनी है, ठीक। तो 2p के लिए अगर हम n की बात करें तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, तो 2 आ गया। अब SPDF हमने लिखे थे कि 0 1 2 3 SPDF, याद आ रहा है। अगर p है तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 1 आ गई, तो m की वैल्यू -1 0 और +1 हो सकती है, तो m की वैल्यू देखो कितनी आ गई, +1, और सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर मुंह करके हैं, तो इसे हम +12 ही लिखेंगे कन्वेंशन से। तो ये चारों क्वांटम नंबर निकलना इस आसान तरीका है, किसी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स के सवाल जो एडवांस में आए हुए हैं, कुछ कुछ अच्छे सवाल आए हैं, उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो उसकी, है ना, ठीक है। तो मटेरियल जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पूरा एडवांस प्लस लेवल है, कहीं का भी सवाल उठा के लगा लो, आई कैन बेट तुम्हें अगर थ्योरी ढंग से आते हैं तो तुम सवाल निकाल ले जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को ही यहाँ से उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ऑफ नाइट्रोजन की जगह हम यहाँ पे क्रोमियम या क्लोरीन माइनस ले लेते हैं। अब जब लास्ट इलेक्ट्रॉन क्लोरीन माइनस का है तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया क्लोरीन का, तो 18th इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो 17 क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन था नियॉन 3s2 3p5। तो 18th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया होगा? पी में ही आया होगा। तो अगर यहाँ तक काउंट कर लो तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 हो गए। तो 13 14 15 16 17 18। हमें इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करनी है। हमें किस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करनी है? इसके बारे में बात करनी है। तो ये 3p में है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। l की वैल्यू कितनी हो गई? 1। m की वैल्यू कितनी हो गई? -1 0 और +1। और s की वैल्यू इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन से आया है तो -हाफ। सिंपल तरीका है, आसानी से किया जा सकता है। कई बार क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि पेनल्टीमेट शेल क्या होता है। सिंपल बात है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस बता देता हूँ। पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन। एंटी पेनल्टीमेट अल्टीपेनल्टीमेट का मतलब होता है थर्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो उसके क्वांटम नंबर्स आसानी से निकाली जा सकती हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी और ये निकल आएंगी। कोई दिक्कत आए तो फिर से हम लोग बात कर सकते हैं इस बारे में। तो हम लोगों ने इस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर का हर मुद्दा छुआ है। अच्छा, एक n+l रूल और होता है। एक n+l और रूल और लिख लो लास्ट में। कोई कहेगा सर n+l रूल नहीं लिखाया, कि हम लोगों ने 3D में इलेक्ट्रॉन पहले भरे थे, 3D में इलेक्ट्रॉन बाद में भरे 4s से। अगर तुम याद करो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन, या क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिख दें तो क्या लिखा था? Ar 4s1 3d5 लिखा था। तो हम 4s1 में इलेक्ट्रॉन पहले भर रहे हैं, 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भर रहे हैं, 3D में बाद में भर रहे हैं, जबकि थर्ड इनर शेल है और 4s बाहर वाला शेल है। तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें n+l रूल की जरूरत पड़ती है, विच सेज कि इट इज यूज्ड to estimate the energy of a subshell। ठीक, सबशेल की एनर्जी मेजर करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n+l greater will be एनर्जी। और अगर दो ऑर्बिटल्स के लिए, दो सबशेल्स के लिए n+l की वैल्यू सेम आ रही है, तो जिसकी n वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो लिख लेते हैं इफ n+l वैल्यू इज सेम फॉर टू सबशेल्स, देन द सबशेल which has, बात समझ में आ रही ना, लोअर वैल्यू ऑफ n विल हैव लोअर एनर्जी। सिंपल बात है। तो जैसे अगर हम लिखें 3s 3p 3d और 4s, ठीक। तो अब इसमें 3s के लिए निकालो तो n+l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3+0 यानी कि 3, 3p में 3+1 यानी कि 4, 3d में 3+2 यानी कि 5 और 4s में 4+0 यानी कि 4। तो इसीलिए 4s पहले आ रहा है और 3d बाद में आ रहा है। सिंपल बात है, आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। इसकी पूरी मॉड्यूल मतलब पूरे तुम नोट्स डाउनलोड करो, बढ़िया से पढ़ो, रिवाइज करो 2-3 बार, और आज के लेक्चर को एटलीस्ट 2 बार देखना, तभी काम चलेगा तुम्हारा। नहीं तो मुश्किल था आज का, समझ में कम आएगा। और इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है उसके बारे में कमेंट करना कि 720 डिग्री कैसे घूम सकता है, इसके बारे में मेरे को अधिक जानकारी देनी है तुम्हें। हम लोग अगला चैप्टर पीरियोडिक टेबल शुरू करेंगे, जिसे हम 1 क्लास में या 2 क्लास में नोट्स लिख के रखेंगे, 2 क्लास में मैथ्स से ख़त्म कर देंगे। और फिर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पे आएंगे, जहाँ पे एमओटी के बारे में डिस्कशन भयंकर तरीके से होगा। कोई पूछ रहा था कि एमओटी कब डिस्कस होगी, वो भी करेंगे। और हम लोग ढंग से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, कोर्स टाइमली ख़त्म करेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखना अपना, बहुत सारी पढ़ाई करो, बहुत सारे सवाल लगाओ, जो डाउट है वो पूछो, और प्लीज़
टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट किया जा सकता है और वहाँ पे हम लोग बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, या पर्सनली मेरे कोई मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।